Hello everyone, my name is Swati Sinha. In this video, I will provide you information about menstruation cycle. So menstruation cycle की जब हम बात करते हैं तो ये एक रिपीटेटिव इंटरवल के बाद होती है। ये हमें फीमेल्स में देखने के लिए मिलेगी। हमने अभी तक ओजेनेसिस की बात की है जो फीमेल्स में होता है, उसके बाद आता है मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये रिपीट होती है एक एवरेज टाइम पीरियड के बाद, जिसको कहा जाता है 28 डेज। फीमेल में 28 डेज के बाद एक साइकिल रिपीट होती है, जिसको कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी होती क्या है, कहाँ है, हम इस ग्राफ के हेल्प से समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये फर्स्ट टाइम पर जब देखने के लिए मिलती है तो ये प्यूबर्टी एज में फीमेल्स में देखने के लिए मिलती है। और प्यूबर्टी एज हो गई 13 ईयर 12 ईयर, ये क्या कहलाएगी, प्यूबर्टी एज। फर्स्ट टाइम जब ये देखने के लिए मिलती है इसको कहा जाता है मेनार्क। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनार्क, इसको मेनार्क कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझने के लिए हम इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आती है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, फोर्थ आएगी ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो ये 4 फेजेस है जिसमें हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझना है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो ग्राफ है इसमें हमने 3 चीज़ों को कवर किया है। एक तो यूट्रस में होने वाले इवेंट, उसके बाद ओवरी में जो इवेंट चल रहा होगा उस टाइम पर, और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स जो सिक्रीट होता है उनके लेवल की वजह से क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये सब हमने इसमें कवर किया है। तो फर्स्ट जो आता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, होता क्या है, यूट्रस के अंदर हमने देखा था, जब हम यूट्रस के डायग्राम की बात करते हैं तो यूट्रस में इनर साइड में एंडोमेट्रियम प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है वो सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू जो एंडोमेट्रियम वॉल का है वो क्या हो जाएंगे, आपके डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। हम नीचे देखना स्टार्ट करेंगे तो ये है मेंस्ट्रुअल फेज। ये मेंस्ट्रुएशन हमने शो किया है, 28 डेज की ये साइकिल है रिपीटेटिव। और मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, फर्स्ट फोर्थ डे तक मेंस्ट्रुएशन होगा। इस मेंस्ट्रुएशन वाले टाइम पीरियड में जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम को शो किया गया है। ठीक है, अब यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर है उसमें क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। और इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से एंडोमेट्रियम की ब्लड कैपिलरीज, दीज आर ब्लड कैपिलरीज ब्रस्ट हो जाएंगी। और ये ब्लड कैपिलरीज के फटने की वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग कॉज होती है। और ये 3 to 4 डेज चलती है, डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर। कुछ फीमेल्स में 4 डेज होती है, कुछ में 2 डेज, कुछ में 3 डेज। ठीक है, तो 4 डेज तक क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज होगी। इस मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, लाइनिंग है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और जो oogenesis के दौरान हमने ओव्यूलेशन देखा था, ओव्यूलेशन में क्या होता है, 14 डे पर जो ओवा है, सेकेंडरी oocyte है, वो रिलीज हो जाएगा। अभी जो सेकेंडरी oocyte जो अनफर्टिलाइज था, उसका फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ नहीं हुआ था, वो क्या होगा, इसी टाइम पीरियड में रिलीज हो जाएगा फ्रॉम दी यूट्रस। यूट्रस से वो रिलीज हो जाएगा अनफर्टिलाइज एग एंड टिश्यू डिस्चार्ज। टिश्यू जो अनफर्टिलाइज रहेंगे ये दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे और ये प्रोसेस 3 to 5 डेज तक चलेगा। ठीक है, ये हुआ मेंस्ट्रुअल फेज। अब इस मेंस्ट्रुअल फेज के बाद इसके लिए कौन कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो हमें देखना है। मेंस्ट्रुएशन के लिए 2 हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक प्यूबर्टी एज में क्या होता है, जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। प्यूबर्टी एज की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन को सिक्रीट कराता है। फर्स्ट इज FSH, सेकेंड इज LH। FSH को कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट मीन्स जो फॉलिकल के फॉर्मेशन को
स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सेकंड इज ल्यूटियल हार्मोन, फीमेल्स में फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इसका नाम FSH आया है। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब पिट्यूटरी का जब हम लेवल देखेंगे तो क्या होगा, पिट्यूटरी हार्मोन्स में LH होता है और एक FSH होता है। कैसे 28 डेज तक इनका लेवल कम डाउन ऊपर नीचे जाता है, ये हमें देखना है। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर FSH का लेवल हाई होगा और जैसे जैसे मेंस्ट्रुएशन खत्म होने वाला होगा, ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी, एंडोमेट्रियम के सॉफ्ट टिश्यू डिस्चार्ज हो जाएंगे फ्रॉम द बॉडी, ये FSH का लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसी टाइम पर, यही टाइम पर क्या होगा है, जो हमारा ओवरी है, ओवरी के अंदर, ओवरी में क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte है, oogonia थी, जो बर्थ के टाइम पर डेवलप हो गई थी, जो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड थी, वो क्या करेगी, अपने मियोसिस को आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करेगी। इसी टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स आकर डेवलप होना स्टार्ट करती है और ये सब किसके अंडर कंट्रोल में चल रहा है, ये चल रहा है FSH के कंट्रोल में। जैसे ही फॉलिकल FSH मेंस्ट्रुएशन के टाइम पीरियड पर FSH का लेवल इंक्रीज रहेगा और फॉलिकल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए इस टाइम पीरियड पर क्या हुआ है, फॉलिकल की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक। धीरे धीरे FSH के लेवल क्या होगा, डाउन होगा और LH हार्मोन का लेवल और FSH का लगभग बराबर चलेगा। तो उस टाइम पीरियड में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी। फॉलिकुलर एक टाइप की सेल्स होती है जो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है एट द प्यूबर्टी एज। अब नेक्स्ट जो फेज आती है फॉलिकुलर फेज, नाम से भी आ गया है, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी बिकम मैच्योर। अब क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल जो था, प्राइमरी फॉलिकल का जिसके चारों तरफ से फॉलिकल्स की डिपोजिशन हुई है, ये आगे फर्दर मैच्योर होना स्टार्ट कर देगी। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कुछ कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है एंटियम। दीज कैविटीज आर नोन एज एंटियम, ठीक है। इन एंटियम के बाद क्या, ये एंटियम की फॉर्मेशन हो गई फॉलिकल सेल्स, अब ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और उसके बाद जो मैच्योर फॉलिकल है जिसको कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो ये सब कौन से फेज के अंदर चल रहा है, फॉलिकुलर फेज। अभी तक हमने मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ा, उसके बाद में क्या होगा, फॉलिकुलर फेज। यही टाइम पीरियड पर फॉलिकल्स की भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई है। हम डेज देख सकते हैं, 14 डे तक फॉलिकल मैच्योर हो गया है, 14 डे तक ग्राफियन फॉलिकल प्रॉपर कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है। और ये हम कहाँ से काउंट करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डे 1 से काउंट करते हैं, जिस दिन से एंडोमेट्रियम जो है उसकी लाइनिंग जो है आपकी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुई है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ है, वहाँ से डे 1 से लेकर 14 डे तक क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो चुका होगा। अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये क्या बना देगा, मैच्योर फॉलिकल बना देगा। एंडोमेट्रियम क्या करेगा, रीजनरेट करने लगेगा। हम देखेंगे तो एंडोमेट्रियम यहाँ पर क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेट हो गया, एंडोमेट्रियम का साइज बहुत कम हो गया है। धीरे धीरे जैसे ही FSH और LH का लेवल जो होगा चलेगा, फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी। इस टाइम पीरियड पर सेकेंडरी oocyte में प्रिपेयर हो रहा है ओव्यूलेशन के लिए। उसी टाइम पर एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है ये भी क्या कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक। क्यों प्रिपेयर कर रहा है, चांसेस ये हो सकते हैं कि ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जाइगोट बनाएगा और जाइगोट को क्या करना है, इम्प्लांट होना है यूट्रस में। और ये इम्प्लांटेशन हम देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसको कवर करूंगी कैसे इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन जो होता है एम्ब्रियो का वो एंडोमेट्रियम से होता है। एंडोमेट्रियम पर क्या होगा, जाइगोट आकर चिपक जाता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैंने यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझाना है। तो एंडोमेट्रियम क्या करेगी, धीरे धीरे अपना बनना स्टार्ट कर देगी। हम उसका लेवल को देख सकते हैं कि जैसे ही डे 4 के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो गया, फेज खत्म हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, इसके बाद में क्या होगा, ये आगे चलकर अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देगी। इसीलिए यहाँ से लेकर जो फेज होता है दैट इज नोन एज फॉलिकुलर फेज। दिस फेज इज नोन एज फॉलिकुलर फेज, ठीक है।
ये जो फेज है दिस इज फॉलिकुलर फेज, और ये जो फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। ये मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। अब फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है। और ओवेरियन हार्मोन इसी टाइम पीरियड पर एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है और एफएसएच आता है। साथ ही साथ ओवरी में एक और हार्मोन की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम दिया गया है एस्ट्रोजन। हम देख सकते हैं कि फॉलिकल की फॉर्मेशन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी क्या कर रहा है, साथ साथ चल रहा है। इसका जो लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये कितने टाइम तक चलता है, 10 to 14 डेज। ये 10 to 14 डेज तक क्या होगा, फॉलिकुलर फेज चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो फेज आती है दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, अभी जो ग्राफिन फॉलिकल बन गई है, इस ग्राफिन फॉलिकल से क्या होगा, हॉर्मोन्स के लेवल की वजह से ही ये क्या होगा, आपका ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन में क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रप्चर होकर बाहर रिलीज हो जाएगा। अब ये होता कौन सा हार्मोन के अंडर कंट्रोल में है, तो ये होता है एलएच हार्मोन के कंट्रोल में। जैसे ही आप देख सकते हो जहां पर ओव्यूलेशन हुआ है उससे जस्ट पहले एलएच का जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल एकदम हाई हो गया था। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो आंसर इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपको याद रखना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब जैसे ओव्यूलेशन हुआ तुरंत ही क्या आएगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई हो जाएगा। ओव्यूलेशन के जस्ट बाद उसी टाइम पर क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ओव्यूलेशन जो हुआ है ये कब तक चलेगा, ये ड्यू टू द रैपिड स्लर्ज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रैपिड स्लर्ज की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte ये किस में अरेस्टेड है, ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है, ठीक है। ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है। ये अपने मियोसिस सेकंड को कंप्लीट नहीं करता क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते। जैसे ही स्पर्म सेल इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो स्पर्म से सेंट्रियोल ओवा के पास पहुंचेंगे और ये अपना क्रोमोसोम को सेग्रीगेशन करेगा और मेटाफेज सेकंड के बाद मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज सेकंड में अभी अरेस्टेड है, ठीक है। और ये जो मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है ये कितने टाइम तक ये सर्वाइव कर सकता है, मीन्स कितने टाइम तक ये फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल है। तो ये होता है 48 आवर्स के लिए। 48 आवर्स के लिए ये कैपेबल होता है कि ये फ्यूज कर जाए। 48 आवर्स में अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डिस्चार्ज हो जाता है ओवरी से। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। तो ओव्यूलेटरी फेज तो हम ये कहेंगे यहाँ से जो 15 तक हुई दैट इज 48 आवर्स 22 डेज, तो ये क्या कहलाएगी, ओव्यूलेटरी फेज। मैंने इसको स्पेस कम की वजह से ओपी लिखा है, दैट मीन्स ओव्यूलेटरी फेज, ओके। तो अब तक तो हमने बात करी मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज और ओव्यूलेटरी फेज। नेक्स्ट आती है ल्यूटियल फेज। अभी जो ल्यूटियल फेज है इसी का नाम दिया गया है सिक्रीटरी फेज, क्योंकि इस ल्यूटियल फेज में क्या होगा, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका है। जब तक ओव्यूलेशन नहीं था एलएच का लेवल राइज हुआ था। अब क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग का लेवल डाउन हो जाएगा और फॉलिकल बनाने की भी अब जरूरत नहीं है, फॉलिकल की डेवलपमेंट हो चुकी है, ग्राफिन फॉलिकल बन चुकी है। तो फॉलिकुलर हार्मोन एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी डाउन हो जाएगा और यहीं पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी डाउन आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा इन दोनों का लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज में क्या होगा, सिक्रीटरी फेज और ल्यूटियल फेज। जो रप्चर्ड फॉलिकल थी, रप्चर्ड फॉलिकल में क्या होगा, कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो ओव्यूलेशन के बाद, ये तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, सेकेंडरी oocyte के बाद ये रप्चर्ड फॉलिकल, दिस इज नोन एज रप्चर्ड फॉलिकल, RF लिख रही हूँ मैं इसको शॉर्ट में। तो रप्चर्ड फॉलिकल अब कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगी, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ओव्यूलेशन के लिए तो ये हो गया है, ये ओवरी से रिलीज होकर जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में ये चला जाएगा, लेकिन ग्राफिन फॉलिकल तो वहीं रहेगा ओवरी में। तो ग्राफिन फॉलिकल क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा
और ये कॉर्पस ल्यूटियम जब बनाता है तो उसी टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन को सिक्रीट करता है दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हमने रेड साइन से शो किया है, दैट इज रेड मार्कर्स मैंने शो किया है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होगा, अभी कम था। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। आप इसका लेवल भी देख सकते हैं, ये हाई जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है आपका, सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से और एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस में ये हेल्प करता है। एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है उसकी थिकनेस इस टाइम पीरियड में इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज नोन एज सिक्रीटरी फेज और ल्यूटियल फेज। इस टाइम पीरियड पर क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की जो थिकनेस है, एंडोमेट्रियम टिश्यू की जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब कंडीशन 2 आती है यहाँ पर, या तो इसका फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, उसका इम्प्लांटेशन होगा एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन रहना पड़ेगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करती है खुद को ताकि इम्प्लांटेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, इम्प्लांटेशन हो जाए। लेकिन अगर कंडीशन आई सेकंड, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम वापस से डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये स्टार्ट होती है 25 डे के बाद, क्योंकि 25 डे पर क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के 5 दिन बाद, 6 दिन बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। 25 डे के राउंड में इम्प्लांटेशन होगा। 24, 25 हम ये प्रिसाइजली नहीं बोल सकते क्योंकि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये जो इम्प्लांटेशन होगा 25 डे पर होगा और इम्प्लांटेशन में जो हेल्प करने वाला हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। अब अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो उस केस में प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रीट कर रहा था, अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम एंडोमेट्रियम की वॉल करने लग जाएगी। उस कंडीशन में एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें क्या देखना है कि अनफर्टिलाइज एग यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन किसकी वजह से इंक्रीज कर रहा था, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। और कॉर्पस ल्यूटियम के इंक्रीज होते ही की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो गया था और ये मेंटेन कर रहा है एंडोमेट्रियम की वॉल को, ठीक है। तो इफ ओवम नॉट फर्टिलाइज, अब कंडीशन है एग जब फर्टिलाइज नहीं हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम अंडरगो डिसइंटीग्रेशन, डिसजेनरेशन एंड दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को रिग्रेस करना स्टार्ट कर देगा। ये रिग्रेस हो जाएगी स्ट्रक्चर फीमेल ओवरी के अंदर ही, और कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना स्टार्ट कर देगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और एंडोमेट्रियम क्या करेगी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो सिक्रीटरी फेज में हमें ये इवेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक। साथ ही साथ क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, लेवल वैसे सिक्रीटरी फेज में राइज होता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबल मेनली प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ दी, अब क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पर ये सारे इवेंट क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। सपोज यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी हुई, इम्प्लांटेशन हुआ, उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और कोई फर्दर इवेंट देखने के लिए नहीं मिलता। 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है जिसमें हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखते हैं, तो उस टाइम पीरियड में मेंस्ट्रुएशन साइकिल रन नहीं करती है, ठीक है। तो ये था 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एट द एज ऑफ 50 की जो फीमेल्स में जो 50 की एज होती है उसके आसपास ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप हो जाती है, और जब स्टॉप होती है तो उसे कहा जाता है मेनोपॉज। स्टार्ट होती है तो मेनार्क,
स्टॉप होती है तो मेनोपॉज। सो दिस इज अबाउट दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने इसमें चारों फेज के बारे में देखा है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक है। इसके बाद हमने मेनोपॉज और मेनार्क की बात की है, हार्मोन लेवल की बात की है। सो आई होप आपको इसमें इस वीडियो लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।